बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेल डन। मुसन्निफ मजहर कलीम MA, इमरान सीरीज। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनते ही कुर्सी पर बैठा हुआ एक लंबा तड़ंगा और भारी चेहरे वाला गैर मुल्की बे इख्तियार चौंक पड़ा। यस, कम इन। इसने हाथ में मौजूद रिसाले को मेज पर रखते हुए भारी आवाज में कहा। दूसरे लम्हे दरवाजा खुला और एक नौजवान गैर मुल्की अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है रिचर्ड? भारी चेहरे वाले ने कदर खशमगीन लहजे में कहा। बॉस, गोल्डन एरोनाइट क्लब के मालिक टॉम का आदमी आया है और कहता है कि इसने आपसे कोई अहम तरीन बात करनी है, रिचर्ड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। टॉम ने आदमी भेजा है और यहाँ क्यों? वो फोन नहीं कर सकता था? बुलाओ उसे, बॉस ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। और रिचर्ड बगैर कोई जवाब दिए तेजी से वापस मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद दरवाजा एक बार फिर खुला और इस बार एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। ओह, तुम जाबिर, तुम शायद टॉम के असिस्टेंट हो। बॉस आने वाले को देखकर बेइख्तियार चौंक कर खड़ा हो गया। यस सर, बॉस ने आपके लिए एक पैकेट भेजा है। उन्होंने मुझे खास तौर पर हुक्म दिया है कि मैं ये पैकेट सिर्फ आपको ही दूं। आने वाले ने मकामी नौजवान ने कोट की अंदरूनी जेब से एक लिफाफा निकालकर बॉस की तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या है इस लिफाफे में? टॉम ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुम्हें क्यों भेजा है? बॉस ने होंठ चबाते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम सर, उन्होंने मुझे दफ्तर बुलाया और ये पैकेट देकर मुझे यहाँ का पता देकर कहा कि मैं ये पैकेट आप तक पहुँचा दूँ और इसके बदले में आप जो पैकेट दें वो मैं इन तक पहुँचा दूँ। क्योंकि आपको मैं बॉस के साथ देख चुका था, इसलिए शायद उन्होंने मुझे भेजा हुआ है, नौजवान ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह अच्छा, बॉस ने कहा और हाथ बढ़ाकर इस नौजवान से पैकेट लिया और उसे खोलने लगा। लिफाफे के अंदर एक फाइल थी। फाइल पर नजर पड़ते ही बॉस बुरी तरह उछल पड़ा। ओह ओह, वेरी गुड, तो काम हो गया। हाँ, वाकई अब टॉम अपने मुआवजे का हकदार बन गया है, बॉस ने इंतहाई मुस्तरद भरे लहजे में कहा और एक साइड पर मौजूद मेज की दराज खोलकर इसने पैकेट इसके अंदर रखा। दूसरे लम्हे इसका हाथ जब दराज से बाहर आया तो इसके हाथ में भारी रिवॉल्वर था। फिर इससे पहले कि पैकेट ले आने वाला कुछ समझता, कमरे में धमाका हुआ और इसके साथ ही इस नौजवान के हलक से जोरदार चीख निकली और वो उलटकर पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। बॉस के रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली ठीक उसके दिल में पेवस्त हो गई थी। जब फाइल ले आने वाले चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया तो बॉस मेज की तरफ बढ़ा और इसने मेज के पीछे रखी हुई कुर्सी पर बैठकर मेज पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। गोल्डन एरोनाइट क्लब। राब्ता कायम होते ही एक आवाज सुनाई दी। टॉम से बात कराओ, मैं इवंस बोल रहा हूँ, बॉस ने करख्त और भारी लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया और चंद लम्हों बाद टॉम की आवाज रिसीवर पर गूंज उठी। टॉम स्पीकिंग। टॉम का लहजा मुअद्दबाना था, शायद इस्तकबालिया लड़की ने उसे बॉस का नाम बता दिया था। टॉम, तुम्हारा पैकेट मुझ तक पहुंच गया है, क्या ये तस्दीक शुदा फाइल है? बॉस ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, रॉक्सन खुद इसे मेरे पास लेकर पहुंचा था और उसने बताया कि पहली फाइल की जब तस्दीक की गई तो वो जाली निकली, जिस पर मैडम ने इस सुपरिटेंडेंट फयाज पर तशद्दुद किया और इसने बताया कि असल फाइल इसके दफ्तर के कॉन्फिडेंशियल बॉक्स में मौजूद है। चुनाचा मैडम ने रॉक्सन और एक और साथी के साथ दफ्तर से वो कॉन्फिडेंशियल बॉक्स हासिल करने का प्लान बनाया और उन्होंने आसानी से वो बॉक्स हासिल कर लिया। इसके बाद मैडम इस कोठी में पहुंची जहां फयाज को आर्जी तौर पर रखा गया था, लेकिन फयाज वहां से फरार हो चुका था और मैडम के वहां मौजूद 2 आदमी हलाक हो चुके थे। इस पर मैडम सीधी अपने हेडक्वार्टर में पहुंची। वहां मैडम ने सफारत खाने के थर्ड सेक्रेटरी से बात की और उसे बताया कि फाइल असली है और वो आकर ले जाए। इस पर रॉक्सन ने फौरी तौर पर हरकत में आ जाने का फैसला किया और वो फाइल लेकर इस कोठी के एक खुफिया रास्ते से बाहर आ गया और सीधा मेरे पास पहुंचा ताकि फाइल को फौरी तौर पर आप तक पहुंचाया जा सके। मैंने अपने असिस्टेंट के जरिए वो फाइल आपको भिजवा दी है। फाइल से फरागत मिलते ही रॉक्सन ने अपने चेहरे पर मौजूद मकामी मेकअप साफ किया और फिर मैं और रॉक्सन आपकी तरफ से फोन के इंतजार में थे कि अचानक एक मकामी बदमाश टाइगर जबरदस्ती मेरे दफ्तर में घुस आया। रॉक्सन मेरे पास बैठा हुआ था। वो पूछने आया था कि नाइट क्लब के स्पेशल रूम में सुपरिटेंडेंट फयाज के साथ जाने वाली गैर मुल्की लड़की कौन थी। आप समझ गए होंगे सर, वो मैडम पार्कर के मुतालिक पूछ रहा था। इस पर मेरी उससे झड़प हुई। रॉक्सन ने उस पर फायर किया लेकिन रॉक्सन का निशाना तो खता हो गया। अलबत्ता इस टाइगर ने रॉक्सन को गोली मार दी। मैंने इस पर काबू पा ही लिया था कि यकलख्त वो मेरे एक आदमी की हिमाकत की वजह से फरार हो जाने में कामयाब हो गया। मैंने अपने सारे ग्रुप को इसकी तलाश में भेज दिया है। अभी मैं ये हुक्म देकर फारिग ही हुआ था कि आपकी कॉल आ गई।
टॉम ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। वो टाइगर किसके लिए काम करता है? क्या इमरान का साथी तो नहीं है? बॉस ने चौंक कर पूछा। नहीं जनाब, इमरान से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो ज़ेर ज़मीन दुनिया का आदमी है, फ्रीलांसर है, टॉम ने जवाब दिया। हाँ, इसका मतलब है कि सुपरिंटेंडेंट फयाज के मैडम के हाथ से निकल जाने की वजह से मैडम भी नज़रों में आ गई है और ऑक्सन भी हलाक हो गया है। टॉम, मुझे सूरत हाल इंतहाई खतरनाक महसूस हो रही है। मैं तुमसे इंतहाई अहम और खुफिया बात करना चाहता हूँ, लेकिन जाहिर है इन हालात में ये बातचीत फ़ोन पर नहीं हो सकती। तुम्हारे पास जीरो ट्रांसमीटर तो मौजूद है, मैंने तुम्हें पहली मुलाकात में दिया था, बॉस ने होंठ चबाते हुए पूछा। हाँ, लेकिन इसकी पहले इस्तेमाल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, टॉम ने जवाब दिया। अब ज़रूरत पड़ गई है, तुम फ़ौरन इसको ऑन करो, लेकिन पहले कमरा बंद कर लेना। बातचीत तुम्हारे और मेरे दरमियान ही महदूद रहनी चाहिए, बॉस ने तेज़ लहजे में कहा। ओह ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूँ, दूसरी तरफ से टॉम ने कहा, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। बॉस ने भी रिसीवर रखा और फिर उठकर इसने उकबी दीवार में मौजूद अलमारी खोली और इसमें रखा हुआ एक बड़ा सा ट्रांसमीटर उठाकर इसने मेज़ पर रख दिया। चंद लम्हों बाद एक ट्रांसमीटर का बल्ब तेज़ी से जलने बुझने लगा। बॉस ने इसके नीचे मौजूद बटनों की कतार में से एक बटन दबाया तो बल्ब मुसलसल जलने लगा। इसके साथ ही ट्रांसमीटर से टॉम की आवाज़ सुनाई दी। हेलो हेलो, टॉम कॉलिंग, ओवर। टॉम के लहजे में हल्की सी बेचैनी मौजूद थी। शायद ये बेचैनी इस तजस्सुस की बिना पर थी जो कोई अहम बात सुनने के लिए पैदा हो जाती है। एवन स्टैंडिंग, तुमने कमरा अच्छी तरह बंद कर लिया है? ओवर, बॉस ने तेज लहजे में पूछा। बिल्कुल, आप बेफिक्र होकर बात करें, ओवर, टॉम ने पूरा एतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओके टॉम, तुमसे मेरी मुलाकात बेहद सूदमंद रही है और तुमने वाकई मेरे लिए इंतहाई अहम काम सर अंजाम दिए हैं, लेकिन इस मकामी बदमाश की तुमसे आकर पूछगछ करना और फिर सही सलामत निकल जाना यह साबित कर रहा है कि तुम्हें वो सलाहियतें नहीं हैं जिनकी तवक्का मैं कर रहा था और जिन सलाहियतों की वजह से मैंने तुम्हें पाकिस्तान में अपना मुस्तकिल एजेंट मुकर्रर करना चाहता था। इसलिए गुड बाय, ओवर, बॉस ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और ओवर कहते ही इसने एक सुर्ख रंग का बटन प्रेस कर दिया। इसके साथ ही ट्रांसमीटर पर मुसलसल जलने वाला बल्ब एक तेज झमाके के बाद तारीक हो गया और ट्रांसमीटर भी खामोश हो गया। बॉस ने एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर का पहले वाला बटन ऑफ कर दिया और फिर ट्रांसमीटर उठाकर इसने वापस अलमारी में रखा। अब इसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान तारी था, क्योंकि उसे मालूम था कि जीरो ट्रांसमीटर में मौजूद इंतहाई ताकतवर बम सुर्ख बटन के दबाने से अचानक फट गया होगा और टॉम तो क्या, वो पूरा कमरा जिसमें वो मौजूद होगा जर्रों में तब्दील हो चुका होगा। अब इमरान लाख सर पटकता रहे, वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकेगा, बॉस ने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा और हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और इसका एक नंबर प्रेस कर दिया। यस सर, रिसीवर से मौदबाना आवाज़ उभरी। रिचर्ड, टॉम के जिस आदमी को तुम लेकर आए थे, इसकी लाश मेरे कमरे में पड़ी है, उसे उठाकर किसी गटर में डाल दो और मादाम फराव को मेरे पास भेज दो, बॉस ने तेज लहजे में कहा और रिसीवर रखकर इसने मेज़ की दराज खोली और वही पैकेट उठाकर इसने इसमें मौजूद फाइल बाहर निकाली और उसे खोलकर गौर से देखने लगा। फाइल में 8 टाइप शुदा सफ़ात थे, लेकिन ये सारे सफ़ात टेढ़े मेढ़े हिंसों और लकीरों से भरे हुए थे। यूँ लगता था जैसे हिसाब या अलजबरा के सवालात इन सफ़ात पर हल किए गए हों। अभी वो फाइल देख ही रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। यस कम इन, बॉस ने तेज लहजे में कहा। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और 2 गैर मुल्की अंदर दाखिल हुए। उन्होंने बॉस को सलाम किया और फिर खामोशी से झुककर फर्श पर पड़ी हुई लाश उठाकर दरवाजे से बाहर निकल गए। इनके बाहर निकलते ही दरवाज़ा ऑटोमेटिक अंदाज में खुद ही बंद हो गया। बॉस एक बार फिर फाइल को देखने लगा, फिर एक तवील सांस लेकर इसने फाइल बंद करके दोबारा मेज़ की दराज में रख दी। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक की आवाज़ उभरी। यस कम इन, बॉस ने एक बार फिर उसी तरह सख्त लहजे में कहा। दरवाज़ा एक बार फिर खुला और इसमें से एक अधेड़ उम्र शख्स, लेकिन शक्ल सूरत से इंतहाई मोजिज़ नज़र आने वाली एक एक्रीमियन खातून अंदर दाखिल हुई। वो लिबास और अपने रख रखाव से कोई अरबपति खातून रखती थी। आपने मुझे तलब किया है बॉस, मोजिज़ खातून ने अंदर दाखिल होते ही बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। हाँ मादाम फराव, बैठो, अब तुम्हारे काम करने का वक्त आ गया है, बॉस ने बड़े लापरवाह से अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। यस बॉस, मैं तो खुद यहाँ बेकार पड़े पड़े आजिज आ गई हूँ, मादाम फराव ने मेज़ की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मादाम फराव, फाइल मुझे मिल चुकी है, अब पार्टी तक ये फाइल पहुंचानी है और बकिया रकम हासिल करनी है, बॉस ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। यस बॉस, मादाम फराव ने उसी तरह मुअत्तबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। सुनो, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ साथ शायद अब तक दारुल हुकूमत की पूरी पुलिस और सेंट्रल इंटेलिजेंस भी इस फाइल की तलाश के लिए निकल खड़ी होगी और लाजमन वो मुल्क से बाहर जाने के तमाम रास्तों पर इंतहाई सख्त चेकिंग कर रहे होंगे।
तुमने इस चेकिंग से इस फाइल को निकाल कर लेकर जाना है। बोलो, क्या तुम तैयार हो? बॉस ने कहा। बॉस, आप मेरी सलाहियतों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए आप कतई बेफिक्र रहें, फाइल निकल जाएगी, मादाम फराओ ने इंतहाई पुरएतमाद लहजे में कहा। तुम्हारी इन्हीं सलाहियतों की वजह से तो मैंने इस अहम तरीन काम के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है, लेकिन ये फाइल इस कदर अहम है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस फाइल को किस तरह निकाल कर लेकर जाओगी, बॉस ने कहा, और मादाम फराओ बेइख्तियार मुस्कुरा दी। बॉस, अब तक मैंने यहाँ के एक आला अफसर से खासी गहरी दोस्ती पैदा कर ली है। इस अफसर की बीवी फौत हो चुकी है और बच्चे जवान होकर गैर मुल्कों में सेटल हो चुके हैं। वो बिल्कुल ही अकेला और उदास है, और दूसरी बात यह कि उसे जुआ खेलने की भी आदत है, जिसका नतीजा यह है कि वो अपनी सारी जायदाद भी फरोख्त कर चुका है और इस पर बेपनाह कर्जा भी चढ़ गया है। मैंने इस पर अपना जाल डाला और हम दोनों के दरमियान शादी का अहद व पैमान हो चुका है। वो अफसर मुझसे शादी कर लेगा और मैं इसे अपना सारा बैंक बैलेंस, जो 10 करोड़ डॉलर पर मबनी है, तोहफे के तौर पर दे दूंगी। लेकिन चूंकि ये रकम एक्रीमिया में मौजूद है, इसलिए यह तय हुआ है कि वो मेरे साथ एक्रीमिया जाएगा, हम वहाँ शादी करेंगे और फिर वो रकम लेकर यहाँ वापस आएगा, यहाँ अपने कर्जे उतार कर और अपने बाकी सिलसिले मुकम्मल करके फिर नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए मेरे साथ एक्रीमिया में आकर रहेगा। और ये इतना बड़ा अफसर है कि इसके साथ जाते हुए मेरी चेकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, मादाम फराओ ने मुस्कुराते हुए कहा, और बॉस बेइख्तियार हंस पड़ा। वेरी गुड आइडिया, लेकिन क्या वो फौरन तुम्हारे साथ जा सकेगा? उसे तो कागजात बनवाने के लिए कुछ रोज लग जाएंगे। और वो अफसर है कौन? पहले मुझे इसकी तफसील बताओ, बॉस ने हंसते हुए कहा। बॉस, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इसके कागजात तैयार हो चुके हैं। महकमे से इसने हनीमून के लिए 6 माह की रुख्सत भी ले ली है, और वैसे भी वो इतना बड़ा अफसर है कि इसके लिए कागजात की तैयारी कोई मसला नहीं है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वो यहाँ का मरकजी सेक्रेटरीट में डिप्टी सेक्रेटरी है। इसका नाम अजीज खान है, और मेरा एक आदमी मेरे कहने पर उसे अच्छी तरह चेक भी कर चुका है। वो बिल्कुल साफ आदमी है, मादाम फराओ ने कहा। ओके, फिर तुम ऐसा करो कि उसे तैयार करो, सीटें बुक करा लो, फिर फाइल लेकर चली जाना, बॉस ने सर हिलाते हुए कहा। ठीक है बॉस, हम आज शाम की फ्लाइट से ही चले जाते हैं, सीटें भी वो आसानी से बुक करा लेगा। वो तो रकम हासिल करने के लिए इस कदर बेचैन है कि अगर मैं इससे कहूँ कि वो यहाँ से दौड़कर एक्रीमिया पहुँचे तो आप यकीन करें वो दौड़ भी पड़ेगा। और बॉस, मेरा ख्याल है कि ये फाइल इसके सामान में रख दी जाए, इस तरह हर किस्म का खतरा खत्म हो जाएगा, मादाम फराओ ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वो इस पर चौंकेगा नहीं, बॉस ने होंठ चबाते हुए कहा। ओह नो बॉस, मैंने पहली पूरी प्लानिंग की हुई है। मैंने उसे बताया कि मैं अपने शौक की गर्ज से साइंस के एक खुसूसी शोबे में रिसर्च करती रहती हूँ, और यहाँ भी इसी रिसर्च के सिलसिले में आई हुई हूँ। ये फाइल मैं उसे ये कहकर दूंगी कि ये मेरी रिसर्च के अहम कागजात हैं, इस तरह उसे शक ना पड़ सकेगा। आप कतई मुतमईन रहें, मैंने इसका अच्छी तरह मुताला कर लिया है। वो बिल्कुल वही करेगा जो मैं उससे कहूँगी, और वो जिस महकमे में है, एयरपोर्ट उसी के महकमे के तहत आता है, इसलिए एयरपोर्ट के हुकाम तो इसके आगे पीछे दौड़ते रहेंगे, मादाम फराओ ने जवाब दिया। ओके, मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर मुकम्मल भरोसा है। जाओ, तैयारी करो और फिर मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा, बॉस ने कहा। और मादाम फराओ सर हिलाती हुई उठी और फिर सलाम करके बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। जब इसके बाहर जाने के बाद कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया तो बॉस ने हाथ बढ़ाकर एक बार फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। यस बॉस, दूसरी तरफ से रिचर्ड की आवाज़ सुनाई दी। रिचर्ड, क्या तुमने इस अफसर को अच्छी तरह चेक कर लिया है जिसे मादाम फराओ इस्तेमाल करना चाहती है? बॉस ने पूछा। अजीज़ खान की बात कर रहे हैं आप? मैंने उसे चेक किया है, वो इंतहाई बेज़र और गैर मुतालिक सा आदमी है। मादाम फराओ का इंतखाब बेहतरीन है, वैसे वो बहुत बड़ा अफसर है, खासा बाइख्तियारात, सिर्फ उसे जुए की लत है और इस वजह से ही मादाम फराओ उसे अहमक बनाने में कामयाब हुई है, रिचर्ड ने जवाब दिया। ओके, मैंने मादाम फराओ को कह दिया है कि वो इस अजीज़ खान के ज़रिए फ़ाइल यहाँ से निकाल ले जाए, इसलिए अब तुम फौरी तौर पर अजीज़ खान की निगरानी शुरू करा दो, लेकिन इंतहाई एहतियात से। उसे हरगिज़ किसी किस्म का कोई शक नहीं पड़ना चाहिए। मैं इस मामले में मामूली सा भी रिस्क लेने पर तैयार नहीं हूँ, बॉस ने उसे हिदायत देते हुए कहा। मादाम फराओ चूँकि पहली प्लानिंग बना चुकी थी बॉस, इसलिए मैंने कई दिनों से अजीज़ खान को मुसलसल नज़रों में रखा हुआ है। इसकी मसरूफियात की रिपोर्ट मिलती रहती है, इसलिए आप बेफिक्र रहें, रिचर्ड ने जवाब दिया। वेरी गुड, इस बार तो वाकई हमारे सितारे उरूज पर हैं। ये फाइल यहाँ से अगर सही सलामत निकल जाती है तो मैं समझता हूँ ये हमारा एक तारीखी कारनामा होगा, बॉस ने बेपनाह खुश होते हुए कहा, और इसके साथ ही इसने रिसीवर रखा और इत्मीनान भरे अंदाज में कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाकर इसने आंखें बंद कर लीं। इमरान ने कार आदम कॉलोनी के चौक पर जाकर एक साइड पर रोकी और फिर नीचे उतरकर वो तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ गया। आदम कॉलोनी एक जदीद रिहायशी कॉलोनी थी और यहाँ उमरा के तबके के अफराद रहते थे।
इसलिए तमाम कोठियां खासी बड़ी और एक दूसरे से फासले पर वाक़ थीं। चूंकि टाइगर ने कोठी का नंबर 8 बताया था, इसलिए इमरान ने कार पहले ही चौक पर रोक दी थी, क्योंकि जाहिर है 8 नंबर कोठी चौक के करीब ही होगी। वो तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ा चला जा रहा था और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कोठी नंबर 8 नजर आ गई। सुर्ख रंग के पत्थरों से बनी हुई खासी खूबसूरत कोठी थी। अभी वो इससे फासले पर ही था कि एक जेर तामीर कोठी की दीवार के पीछे से टाइगर निकला और इमरान की तरफ बढ़ा। बॉस, वो कार और औरत दोनों अंदर हैं, टाइगर ने करीब आते हुए कहा। उकबी तरफ को चेक कर लिया है? इमरान ने पूछा। यस बॉस, उकबी तरफ दूसरी कोठी की पुष्ट मिली हुई है और इस कोठी में एक सरकारी दफ्तर है। साइड गली भी एक तरफ है और वो मेरे सामने रही है, टाइगर ने जवाब दिया। 7 वाली कोठी भी खाली नजर आती है। इमरान ने 8 नंबर की कोठी से मुल्हका 9 नंबर कोठी को गौर से देखते हुए कहा। यस बॉस, मैं उसे चेक कर चुका हूँ, कोठी खाली है, टाइगर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। किस तरह चेक किया था? क्या अंदर गए थे? इमरान ने चौंक कर पूछा। नो बॉस, अगर अंदर जाता तो फिर हो सकता था कि मेरे अंदर जाने के बाद वो औरत निकल जाती। मैंने कोठी के माहौल को चेक कर लिया है और फिर जाकर कॉल बेल का बटन दबा दिया, लेकिन मुसलसल घंटी बजाने के बावजूद कोई जवाब ना आया। तब मैंने गौर से देखा तो फाटक की तरफ खिड़की के कुंडे को एक तार से बंद किया गया था, टाइगर ने जवाब दिया। ओह, फिर तो वाकई खाली हुई। तुम यहीं रहो और ख्याल रखो, मैं अंदर जाता हूँ, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और तेजी से कोठी की तरफ बढ़ गया। इसकी दूसरी तरफ साइड गली थी। इस गली में आया और फिर इधर उधर देखकर इसने जंप लिया और एक लम्हे बाद वो कोठी की कदरे नीचे दीवार फैलाकर अंदर कूद चुका था। कोठी वाकई खाली पड़ी हुई थी, क्योंकि लॉन की हालत और पोर्च और बरामदे में जमी हुई गर्द बता रही थी कि वो काफी अरसे से खाली है। वो तेजी से लॉन क्रॉस करता हुआ दरमियानी दीवार की तरफ बढ़ा, लेकिन इसी लम्हे उसे दूसरी तरफ से 8 नंबर कोठी से बातें करने की आवाजें सुनाई दी। बोलने वाली गैर मुल्की औरत थी। इमरान दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। यहाँ से आवाजें ज्यादा वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। हमने रॉक्सन को हर सूरत में तलाश करना है। मुझे यकीन है कि रॉक्सन ने एवंस के लिए गद्दारी की है। एवंस यहाँ लाजमन मौजूद है। इसकी वो मक्कार बूढ़ी मादाम फराव को मैंने इस क्लब में देखा था, लेकिन मैं ये समझी थी कि वो ऐसे ही घूमते फिरते यहाँ आई होगी। नुस्वानी आवाज का लहजा खासा गुस्सीला था। मैडम, रॉक्सन से तो एवंस के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। वो तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। रॉक्सन इसके लिए गद्दारी कैसे कर सकता है? एक और आवाज सुनाई दी। मैं भी यही समझती रही हूँ, लेकिन अब मुझे ख्याल आ रहा है कि ये सब कुछ ड्रामा था। एवंस की पुरानी आदत है कि वो खुद लोमड़ी की तरह रहता है और जब दूसरा कोई शिकार खेल लेता है तो फिर इसका शिकार छीन कर ले जाता है। काश मुझे पहले जरा सा भी अंदाजा हो जाता कि रॉक्सन इस तरह गद्दारी करेगा तो मैं उसे गोलियों से छल नहीं कर देती, लेकिन इससे मुझे जरा बराबर भी शक नहीं पड़ने दिया। मैडम की आवाज सुनाई दी। मैडम, आपने मादाम फराव को कौन से क्लब में देखा था? माइकल ने पूछा। स्नो वाइट क्लब में। इसके साथ कोई मकामी आदमी था और वो दोनों बड़े घुल मिलकर बातें कर रहे थे। मैं उसे देखकर चौंकी थी। इस वक्त भी रॉक्सन ही मेरे साथ था। मैंने रॉक्सन से भी बात की थी, लेकिन रॉक्सन ने मुझे ये बताकर मुतमईन कर दिया था कि मादाम फराव अपने आप को अरबपति बेवा जाहिर करके ऐसे लोगों को निचोड़ लेती है जो ऐसी बेवाओं से दौलत की लालच में शादी करने के लिए पागल हो रहे होते हैं, और इस मकसद के लिए वो मुसलसल मुख्तलिफ मुल्कों में घूमती फिरती रहती है कि अपनी मर्जी का शिकार तलाश कर सके। लेकिन अब मुझे यकीन है कि मादाम फराव को एवंस के साथ ले आया होगा, क्योंकि वो हमेशा अहम कागजात किसी जगह से निकालने के लिए मादाम फराव को ही इस्तेमाल करता है। मैडम की आवाज़ सुनाई दी। ओह मैडम, अगर ऐसा है तो फिर हमें इस मादाम फराव को तलाश करना चाहिए। इससे हमें फाइल मिल सकती है, माइकल ने कहा। हाँ बिल्कुल, तुम सब अब ऐसा करो कि शहर में फैल जाओ और इस रॉक्सन, एवंस और इस मादाम फराव को तलाश करो। इनमें से जो एक भी नजर आ जाए तो हम फाइल दोबारा हासिल कर सकते हैं। मैं खुद एयरपोर्ट पर रहूंगी, ताकि अगर मादाम फराव फाइल समेत यहाँ से निकलना चाहे तो मैं इसे वहीं ढेर कर सकूं। अब हम सब राब्ते के लिए 01 ट्रांसमीटर इस्तेमाल करेंगे, मादाम ने तेज लहजे में हिदायत देते हुए कहा। यस मैडम, लेकिन वो सुपरिंटेंडेंट फयाज तो आज़ाद हो चुका है और वो मुझे और आपको देख चुका है, इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें मेकअप कर लेना चाहिए, माइकल की आवाज़ सुनाई दी। ओह हाँ वाकई, ठीक है, हमें वाकई मेकअप में होना चाहिए। जल्दी करो, सब मेकअप करके तलाशी शुरू कर दो, मादाम की आवाज़ सुनाई दी। और इमरान तेजी से वापस मुड़ा और सारी सूरत हाल समझ गया। इस मादाम ने फयाज के दफ्तर से असल फाइल हासिल की और फिर इसके साथ ही रॉक्सन ने गद्दारी की और वो फाइल लेकर निकल गया। इवंस का नाम सामने आते ही वो उसे भी पहचान गया था। इवंस एक्रीमिया की एक मुजरिम तंजीम का सरगना था। काफ़ी अर्सा पहले वो इमरान से टकराया था, लेकिन मिशन नाकाम हो जाने के बावजूद वो निकल जाने में कामयाब हो गया था।
और टाइगर की रिपोर्ट में वो रॉक्सन का नाम भी सुन चुका था, वही गैर मुल्की जो टॉम के दफ्तर में मौजूद था और टाइगर के हाथों मारा गया था। इसका मतलब था कि रॉक्सन यहाँ से निकलकर सीधा टॉम के पास गया होगा और जाहिर है फाइल भी इस टॉम के जरिए इवेंट्स तक पहुंची होगी। इसलिए इसे फौरी तौर पर इस टॉम को कवर करने का प्रोग्राम बना लिया था, क्योंकि इस वक्त इसके नज़दीक मादाम और इसके साथियों की गिरफ्तारी से इस फाइल की बरामदगी ज़्यादा ज़रूरी थी। मादाम और इसके साथियों को तो किसी भी वक्त भी कवर किया जा सकता था। चुनाचा वो तेज़ी से दौड़ता हुआ वापस पहले वाली दीवार के करीब आया और दूसरे लम्हे कूद कर वो गली में पहुंच चुका था। साइड गली में से निकलकर वो सड़क पर आया और फिर तेज तेज कदम उठाता इस तरह चौक की तरफ बढ़ने लगा जैसे वो यहाँ का रहने वाला हो और पैदल चलकर चौक की तरफ जा रहा हो। इसे सर पर हाथ फेर कर टाइगर को भी अपने पीछे आने का मखसूस इशारा कर दिया था। चुनाचा जब वो अपनी कार के पास पहुंचा तो टाइगर भी दूसरी तरफ से करीब पहुंच चुका था। वो रॉक्सन मादाम पार्कर से फाइल लेकर फरार हो गया है और तुम कह रहे थे कि वो टॉम के पास मौजूद था। इसका मतलब है कि फाइल टॉम के पास पहुंच गई है, इमरान ने तेज लहजे में कहा और कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। टाइगर भी सर हिलाता हुआ दूसरी तरफ कार का दरवाजा खोलकर बैठ चुका था और इमरान ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी। बॉस, रॉक्सन की तलाशी मेरे सामने टॉम ने ली थी। इसकी जेब से बटुआ और बड़े नोटों की 3 गड्डियों के अलावा और कुछ ना था। बटुए में भी कोई खास चीज ना थी, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हो सकता है फाइल का सौदा टॉम ने किसी पार्टी के लिए किया हो और वो गड्डियां इस फाइल के मुआवजे के तौर पर दी गई हों। बहरहाल रॉक्सन तो मर चुका है, इसलिए अब टॉम के जरिए ये बात आगे बढ़ सकती है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। कार अब कॉलोनी से निकलकर शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर खासी तेज रफ्तारी से बढ़ी जा रही थी। टॉम के मुतालिक अब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली कि इसका ताल्लुक किसी गैर मुल्क की पार्टी से है। इसका खास आदमी मेरा मुखबर है, टाइगर ने होंठ चबाते हुए कहा। अरे हाँ, ये बताओ कि तुम स्नो वाइट क्लब में जाते रहते हो या नहीं, इमरान ने अचानक एक ख्याल के आते ही पूछा। जी हाँ, अक्सर जाना होता है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर आते जाते रहते हैं, टाइगर ने चौंक कर जवाब देते हुए कहा। वहाँ किसी मादाम फराव के मुतालिक सुना है तुमने? कोई अरबपति एक्रीमियन बेवा, इमरान ने पूछा। मादाम फराव? नहीं बॉस, अब तक तो नहीं सुना। वैसे वहाँ गैर मुल्की औरतें और मर्द तो काफ़ी तादाद में आते भी हैं और कई तो वहाँ रहते भी हैं, टाइगर ने जवाब दिया और इमरान ने सिर्फ होंठ भींच लिए और कोई जवाब ना दिया। कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद जब गोल्डन एयर नाइट क्लब वाली सड़क पर पहुंची तो दूर से आसमान पर मौजूद गर्द के बादल देखकर इमरान चौंक पड़ा और जब वो कुछ आगे गए तो इमरान के भींचे हुए होंठ और ज़्यादा भींच गए, क्योंकि आगे सड़क पुलिस ने ब्लॉक कर रखी थी। ओह बॉस, ये गर्द तो गोल्डन एयर नाइट क्लब वाली जगह से उड़ रही है, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा और इमरान ने सर हिलाते हुए कार एक तरफ रोकी और फिर नीचे उतरकर वो एक पुलिस कांस्टेबल की तरफ बढ़ गया। क्या हुआ है यहाँ? इमरान ने सिपाही से मुखातिब होकर संजीदा लहजे में पूछा। नाइट क्लब को बम से उड़ा दिया गया है, सिपाही ने बेजार से लहजे में जवाब दिया। शायद वो लोगों की मुसलसल इंक्वायरी से बुरी तरह बेजार हो चुका था। उसी लम्हे इमरान को एक तरफ मौजूद डीएसपी शाहिद नजर आ गया, जो पहले इंटेलिजेंस में था और वहां से पुलिस में शिफ्ट हो गया था। फयाज और सर रहमान की वजह से वो इमरान से अच्छी तरह वाकिफ था। इमरान तेजी से उसकी तरफ बढ़ गया। ओह इमरान साहब, आप? डीएसपी शाहिद ने इमरान को देखकर चौंकते हुए कहा। मैं भी सोचता था कि तुम इंटेलिजेंस छोड़कर पुलिस में क्यों शिफ्ट हुए। आज पता चला कि तमाशा देखने का मौका इस महकमे में ज्यादा मिलता है। वहाँ इंटेलिजेंस में तो स्मगलरों और मुजरिमों के पीछे भागना पड़ता है, यहाँ क्या है, बस इत्मीनान से एक तरफ खड़े होकर तमाशा देखते रहो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और शायद खिलखिलाकर हंस पड़ा। जिसे आप तमाशा कह रहे हैं, वहाँ 25 अफराद हलाक हुए हैं और 60-70 शदीद जख्मी हैं। बड़े बड़े अफसर आए हुए हैं, इसलिए छोटे अफसर तमाशा ही देख सकते हैं, शाहिद ने हंसते हुए कहा। ओह, इस कदर तबाही? मगर हुआ क्या है? क्या कोई तकरीबकारी हुई है? इमरान ने संजीदा होते हुए कहा। तकरीबकारी तो होती तो क्लब के हॉल में या बरामदे में बम फटता। ये बम क्लब के मालिक टॉम के दफ्तर में फटा है। अलबत्ता बम इस कदर खौफनाक था कि पूरा नाइट क्लब ही जर्रों में तब्दील हो गया है। टॉम बेचारी की तो बोटियां उड़ गई हैं, वो इस वक्त दफ्तर में मौजूद था, डीएसपी शाहिद ने जवाब देते हुए कहा। ये वाकया किस वक्त हुआ है? इमरान ने पूछा। आधा घंटा गुजरा होगा। इत्तेफाक से मैं करीबी गश्त पर था, इसलिए सबसे पहले मैं यहीं आ पहुंचा। फिर मैंने फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह तलब की। लाशें निकाल ही रहे थे कि आला हुकाम भी आ गए और नतीजे में मुझे साइड पर होना पड़ा, शाहिद ने जवाब दिया। तुमने टॉम की लाश कैसे पहचानी? इमरान ने पूछा। टॉम को मैं जाती तौर पर जानता हूँ, इसका दायां हाथ साबुत मिला है और टॉम की दाएं हाथ की उंगली डबल थी और जख्मियों ने भी यही बयान दिए हैं कि टॉम अपने दफ्तर में था और धमाका इसके दफ्तर में हुआ है, शाहिद ने जवाब देते हुए कहा। ओके, तुम्हें तो तमाशा देखने की तनख्वाह मिलती है, इसलिए देखते रहो, लेकिन मैं तो मजदूर आदमी हूँ,
मुझे ये तमाशा महंगा पड़ेगा, इसलिए खुदा हाफिज। इमरान ने कहा और तेजी से मुड़कर अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। जब वो कार के करीब पहुंचा तो एक तरफ से टाइगर भी आ गया। इमरान के बैठते ही वो भी साइड सीट पर बैठ गया। बॉस, टॉम हलाक हो चुका है, मैंने मालूम किया है, टाइगर ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है। इसका मतलब है कि ये लोग हमसे 2 हाथ आगे चल रहे हैं। पहले मिस कास्टर का क्लू मिला तो मिस कास्टर को हलाक कर दिया गया। अब टॉम का क्लू मिला है तो टॉम का खात्मा कर दिया गया है। रॉक्सन को तुमने हलाक कर दिया, इसलिए अब एक बार फिर हम वहीं जा रहे हैं जहाँ से चले थे। इमरान ने उलझे हुए लहजे में कहा और कार मोड़कर आगे बढ़ गया। इसका चेहरा इस वक्त पत्थर की तरह सख्त हो रहा था, क्योंकि इस बार वाकई सूरत हाल मुसलसल इसके खिलाफ जा रही थी। मुल्क की अहम तरीन फाइल भी गायब थी और अभी तक ये पता भी ना चल रहा था कि मुजरिम है कहाँ। टाइगर भी खामोश बैठा हुआ था। जाहिर है इसके पास भी कहने के लिए कुछ ना था। इमरान कार ड्राइव करता हुआ मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजर कर जब स्नो वाइट क्लब के करीब पहुंचा तो टाइगर चौंक पड़ा। आप इस मादाम फराव के मुतालिक मालूमात हासिल करना चाहते हैं? टाइगर ने कहा। हाँ, शायद इसके जरिए कुछ मालूम हो जाए, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। मैं अभी मालूम कर लेता हूँ, मेरा एक दोस्त यहाँ मौजूद है, टाइगर ने जवाब दिया। ओके, तुम मालूम करो और अगर वो यहाँ ना रहती हो तो किसी तरह इसका हुलिया मालूम करो और फिर उसे तलाश करने की कोशिश करो। मैं अब वापस जा रहा हूँ, मुझे फ़ोन कर लेना, इमरान ने कार एक साइड पर रोकते हुए कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ कार से उतरा और लंबे लंबे डग भरता हुआ स्नो वाइट क्लब के कंपाउंड गेट की तरफ बढ़ता चला गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।